हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गुरविंदर सिंह धीरज है। मैं शैल्बी हॉस्पिटल मोहाली में एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। ईएनटी स्पेशलिस्ट होने के साथ साथ मैं एक स्नोरिंग और स्लीप एपनिया स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो आज हम बात करेंगे स्नोरिंग यानी कि खर्राटे और उससे ही जो पैदा होता है स्लीप एपनिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्नोरिंग पे बात करते हैं। स्नोरिंग जिसे हम कहते हैं खर्राटे आना, ये दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी स्नोरिंग और एक सेकेंडरी स्नोरिंग। प्राइमरी स्नोरिंग वो होती है जिसमें मरीज़ को स्नोरिंग तो हो रही है बट कोई उसके लक्षण, कोई उसके बैड इफ़ेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं। सेकेंडरी स्नोरिंग जिसमें कि किसी चीज़ के चलते वो स्नोरिंग पैदा हो रही है, उसको हम सेकेंडरी स्नोरिंग कहते हैं। और उसमें अक्सर तौर पे पेशेंट को कुछ उसके लक्षण ज़रूर मिलते हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करने में उसकी हमें मदद मिलती है। तो स्नोरिंग जो खर्राटे आने होते हैं ये इसलिए आते हैं कि हमारे जो ब्रीदिंग एयरवे है उसमें किसी तरह की जब ऑब्स्ट्रक्शन होती है, हम अक्सर नाक से सांस लेते हैं, नाक बंद हो तो हम मुंह से सांस लेते हैं। जब इनमें ऑब्स्ट्रक्शन रहती है, जो एयर फ्लो नॉर्मल होने की बजाय टर्बुलेंट हो जाता है, उसकी वजह से स्नोरिंग आवाज़ पैदा होती है। जो मांसपेशियाँ की फड़फड़ाहट है वो एक आवाज़ पैदा करती है, उसे हम स्नोरिंग कहते हैं। तो तकरीबन 4 लेवल्स हम स्नोरिंग की बात करते हैं। एक नाक का लेवल, एक हमारा माउथ का लेवल, माउथ में पैलेट वगैरह तालू आ जाता है, टंग और टंग के नीचे वाला हिस्सा जिसे हम थ्रोट कह सकते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द थ्रोट कह सकते हैं। तो नाक के चलते नाक में कोई ब्लॉकेज है, हड्डी टेढ़ी है, पॉलिप्स है, नाक बंद रहता है, टर्बुलेंट हाइपरट्रॉफी है, उसकी वजह से जब नाक से सांस नहीं आएगा तो, या नाक से बहुत कम सांस आएगा तो जो हवा नाक से जाती है वो टर्बुलेंस कॉज करती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉजेज स्नोरिंग। दूसरा हमारे तालू की फड़फड़ाहट, जो तालू कई बार बहुत लंबा होता है या लैक्स होता है, मसल्स लैक्स होते हैं तो उसकी फड़फड़ाहट है वो स्नोरिंग कॉज करती है। टंग, कई लोगों की टंग बहुत बल्की होती है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं उनकी टंग बहुत बल्की होती है, या कोई ओवरवेट है पेशेंट तो जब वो लेटते हैं तो उनकी टंग फॉल कर जाती है, तो वो हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक करती है। तो जब हवा निकलती है तो दैट कॉजेज़ फ्लटरिंग, वो जो मांसपेशियाँ की फड़फड़ाहट है दैट कॉजेज़ स्नोरिंग। और चौथा कॉज है हमारा टंग बेस एंड लोअर पार्ट ऑफ द थ्रोट, उसकी वजह से भी ये स्नोरिंग आती है। तो स्नोरिंग के बाद जो चीज़ नेक्स्ट जो डेवलप होती है वो है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब है सांस में पूर्णतः तौर पे रुकावट आ जाना, कुछ सेकंड के लिए या उससे ज़्यादा मिनट्स में भी हो जाता है ये। तो जितनी सिवियर ये स्लीप एपनिया होगा उतना प्रोलॉन्ग्ड एपनिया। एपनिया का मतलब सांस में रुकावट आना, पूर्णतः तौर पे रुकावट आना, सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। और स्लीप एपनिया मीन्स सोते हुए जब सांस रुकता है उसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। और इसका रिलेशन स्नोरिंग से पाया गया है। जिन पेशेंट्स में स्नोरिंग होती है उनमें अक्सर स्लीप एपनिया भी देखा जाता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको ये लक्षण है, लक्षण क्या रहते हैं स्लीप एपनिया के? ज़्यादा नींद आना, रात को अच्छी नींद ना आना, क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी ना रहना, रेस्टलेस रहना, सारी रात खर्राटे मारते रहना, और सुबह उठ के हेडेक रहना, भारीपन रहना, फ्रेश ना फील करना, सुस्ती फील करनी, दिन के टाइम में ऊँघते रहना, बैठे बैठे नींद आ जानी। सीवियर केसेस में ड्राइविंग करते करते भी लोगों को नींद आ जाती है। तो ये कुछ साधारण तौर पे जो लक्षण देखे गए हैं। और अगर इनका इफ़ेक्ट बात करें तो स्नोरिंग और स्लीप एपनिया का इफ़ेक्ट हमारे हर सिस्टम पे होता है। ब्लड प्रेशर्स में भी ये हमारा बढ़ाने में मदद करती है, ये स्ट्रोक में भी इसका रोल माना जाता है, और डायबिटीज़ के बढ़ने में भी इसका रोल माना जाता है। तो इस ढंग से स्नोरिंग और स्लीप एपनिया है ये हमारे कई रोगों को भी बढ़ाने में योगदान देती है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन और इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मरीज जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं तो उनमें सबसे पहले टेस्ट है वो है स्लीप स्टडी, जिसको हम पॉलीसोम्नोग्राफी कहते हैं। पॉलीसोम्नोग्राफी एक रात को हम स्टडी करते हैं, फुल नाइट स्टडी होती है। पेशेंट सोता है और हम उसके कुछ पैरामीटर्स स्टडी करते हैं, ऑक्सीजन की सैचुरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी ईईजी, ईसीजी, ऐसे पैरामीटर स्टडी करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि जो एपनिया आ रहा है वो कितना सिवियर है, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, उसकी ग्रेडिंग करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ एपनिया, अगर बहुत सिवियर है, मॉडरेट टू सिवियर है, उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को फिर एडवाइस करने में
हमें मदद मिलती है कि उसको क्या करना चाहिए। तो अगर हम इस इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि पेशेंट को एपनियाज आ रहे हैं, फिर हम उसकी एक डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी करते हैं, नाक और गले की एंडोस्कोपी करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है। एक स्लीप एंडोस्कोपी भी आती है, पेशेंट को हम कुछ इंजेक्शन दे के हम सुलाने के बाद उसकी हम एंडोस्कोपी करते हैं, फाइबर ऑप्टिक फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक लरिंगोस्कोपी कहते हैं। तो वो करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किन किन भागों में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ताकि उनको हम ट्रीट कर सकें। बाद में एक डायनामिक एमआरआई भी है जो हम करते हैं, जिससे कि हम एग्जैक्ट लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट में हमारे पास दो ऑप्शंस रहती हैं, एक है रिहेबिलिटेटिव ट्रीटमेंट और दूसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। रिहेबिलिटेशन में क्या रहता है, पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, आप अपना वेट लॉस करें। देखा गया है जो पेशेंट एक्टिव रहते हैं, वर्कआउट करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, तो उनके मसल टोन बरकरार रहने की वजह से जब वो रात को सोते हैं तो वो एयरवेज कोलैप्स नहीं करते हैं और वो स्नोरिंग उनमें कम देखी जाती है। तो एक्टिव लाइफस्टाइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। और वेट रिडक्शन, जो लोग तकरीबन 10-15 किलो अपना वेट लूज़ कर पाते हैं, ये देखा गया है कि उनकी स्नोरिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और कई बार ख़त्म भी हो जाती है। तो रिहेबिलिटेटिव पार्ट में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ पेशेंट्स इस ढंग से ना मैनेज होने के कारण देन उनको हम सर्जिकल एडवाइस भी रहती है। सर्जिकल एडवाइस में देन जो ऑब्स्ट्रक्शन हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेवल्स नाक में है, तालू पे है, टंग पे है या टंग के निचले हिस्से पे है, उसको हम सर्जिकली उन एरियाज़ को हम डीबल्क करते हैं। जो एयरवेज वहाँ पर नैरो हो जाते हैं उनको हम खोलते हैं। तो उससे हम पेशेंट के एयरवेज को खोलकर उसको नॉर्मल ब्रीदिंग देने में मदद करते हैं और स्नोरिंग उससे कम हो जाती है। कुछ पेशेंट्स इन दोनों चीज़ों में जब अपने आप को नहीं फिट पाते हैं तो एक डिवाइस जो उपलब्ध है, इसको सीपैप कहते हैं। सीपैप डिवाइस से उनको हम राहत दे पाते हैं। सीपैप एक ऐसा डिवाइस है जो कुछ प्रेशर से हवा को अंदर पुश करता है और वो ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करके, जो हमारे नाक में ऑब्स्ट्रक्शन है या हमारे मुंह में जो ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको ओवरकम करके वो हमारे लंग्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। तो उसके चलते पेशेंट्स के जो सिम्टम्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिवर्स होने शुरू हो जाते हैं। वो पेशेंट डिवाइस लगा के सोता है सारी रात और उसके लगाने से जब उसको ऑक्सीजन पूरी मिलती है तो धीरे धीरे उसके जो लक्षण हैं स्नोरिंग और स्लीप एपनिया के, वो अपने आप कम होते रहते हैं। बट ये ज़रूर है कि उसको ये डिवाइस लगातार लगाना पड़ता है और डेली बेसिस पे लगाना पड़ेगा। तो तकरीबन इन नटशेल ये 2-3 तरीके हैं जिससे हम स्नोरिंग और स्लीप एपनिया को हम मैनेज कर पाते हैं। तो जिन भी मरीज़ों को ये लक्षण मिलते हैं अपने आप में, या जिनके पार्टनर्स को लगता है कि ये लक्षण उनके पार्टनर्स में है, तो वो उनको चाहिए कि वो अपने नज़दीक के किसी भी ENT स्पेशलिस्ट से तुरंत मिले। बिकॉज लॉन्ग टर्म में स्नोरिंग और स्लीप एपनिया के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत बुरे हैं और वो बॉडी के बहुत सारे अंगों को प्रभावित करते हैं। अर्लीस्ट आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उनको करेक्ट कर सकते हैं और उनको हम पूर्णतः स्नोरिंग फ्री जीवन प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।